Hello student, today we start your chapter number 11 in geography, our environment यानी कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास का पर्यावरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द environment कि environment होता क्या है। फ्रेंड्स, हम जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हम अर्थ पर रहते हैं, तो हम क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कुछ लिविंग थिंग्स होती है, लेकिन ये सारी चीजें अर्थ पर ही होती है। और इसके जो चारों ओर एक एरिया बना हुआ होता है, ये कवर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट थिंग्स आर सच एज स्वैम्पी और हॉट इन्वायरमेंट। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जहाँ पर सारी नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी चीजें रहती हैं, तो उनको जो एरिया एक ऊपर से कवर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे आसपास में देखिए पानी होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे आसपास क्या होता है, हवा है, जमीन है, ये हमारे आसपास का क्या है, ये सब हमारे आसपास का वातावरण ही होता है, जिससे हमें कुछ चीजें प्रोवाइड होती है, जिनके जरिए हम अर्थ पर रह सकते हैं। तो ये है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के पार्ट्स कितने होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट है आपका लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। सॉलिड क्रस्ट ऑन द लैंड, हार्ड एंड टॉप लेयर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अबाउट द लिथोस्फीयर। मतलब जो जैसे हम किस पर, जमीन पर रहते हैं, तो हमारी जैसे ये अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसके जो हमें क्या करती है, जिसके जरिए हमें क्रॉप्स मिलते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, ये हमारी होती है लिथोस्फीयर लेयर। लिथोस्फीयर इज ए डोमेन एज प्लेन्स एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ह्यूमन सेटल। ये इसके हमें क्या मिलता है, इसके लिथोस्फीयर जो लेयर होती है, उस पर हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट होते हैं, उसी के ऊपर हम रह सकते हैं, उसी के ऊपर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, एनिमल्स भी उसी लेयर पर रहते हैं। तो ये इसको हम वैसे अदर लैंग्वेज में बोलते हैं लैंड। ठीक है, ये होती है हमारी जो जमीन के ऊपर का जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है द डोमेन्स ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर इज कंपेयर्ड वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जैसे ही हमारा अर्थ है ना, इसकी जो ऊपरी लेयर हो गई मिट्टी वाली, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर यानी कि लैंड। अब इसमें से अर्थ का कुछ भाग होता है जो केवल पानी से होता है, पानी का बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जिसके जरिए हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। और पानी क्या है, पानी हमारे जीने के लिए सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस लाइफ, यानी कि हमारे जीने के लिए पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है। और पानी किस किस तरीके से हमें मिलता है, इट कंपोनेंट वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, इसका रेन, ये सब क्या वेल, ये सब क्या होता है, पानी के सोर्सेस होते हैं, जिनके जरिए हमें पानी मिलता है, जिसके जरिए हम लैंड पर रह सकते हैं। तो पानी केवल हमें इससे तो मिल नहीं सकता कि वाटरफॉल से ही केवल हमें पानी मिलता हो, इसका कुछ नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, बॉल होते हैं, उनके जरिए भी पानी मिलता है, रिवर्स के जरिए पानी मिलता है, लेक्स के जरिए पानी मिलता है। तो ये उसको हम बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ पानी होता है उस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। थर्ड है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है यानी कि हवा, यानी कि हमारे आसपास की जो हवा होती है, जैसे अभी हम यहाँ खड़े, हमारे आसपास क्या है, हवा की एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। The layer of surrounding the atmosphere is known as स्ट्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे आसपास की जो हवा होती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो क्या करती है, हवा यानी कि जो एयर के कण होते हैं, उनको होल्ड करके रखती है। उसकी वजह से, वरना हवा तो हल्की होती है, वो तो कहीं भी एक जगह टिक के तो रह नहीं सकती, वो तो कहीं भी उड़ जाएगी हवा। लेकिन हमारी अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो उस एटमॉस्फेयर में हवा की जो लेयर होती है, उसको पकड़ के रखती है। इट चेंज द एटमॉस्फेयर, चेंज इन वेदर, क्लाइमेट। और जब उस हवा की क्या बोलते हैं, हम हवा जब एटमॉस्फेयर बदलता है, यानी कि हमारा वेदर चेंज होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, हवा की वजह से ही हमारा वेदर चेंज होता है। जैसे जैसे हवा में ह्यूमिडिटी आती है, तो मौसम कैसा होने लगता है, थोड़ा सर्दी वाला मौसम आने लगता है। जैसे ही हवा में थोड़ी ड्राई
ड्राइनेस ज्यादा आने लगती है तो गर्मी वाला, तो हवा में एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आते हैं उनकी वजह से हमारा वेदर क्लाइमेट भी चेंज होता है। तो ये थी हमारी एनवायरनमेंट की तीन पार्ट्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी अर्थ, एटमॉस्फेयर यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर। ये हमारी एनवायरनमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक। और बायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक। तो पहले हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स कि अबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स फिजिकल कंपोनेंट्स या हम उनको बोले नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो अजैविक चीजें होती हैं जिनमें जो सजीव नहीं होती है, जिनमें सांस लेने की प्रक्रिया, जीने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जिनको किसी अपने जीने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना ही हवा की, ना पानी की, या ना ही जमीन की, ना खाने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, वो कौन से होते हैं? वो अबायोटिक होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, और ऐसे हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से होते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट? लैंड, ठीक है, ये हमारी क्या है? अजैविक घटक। इसको हम बोलते हैं लैंड। लैंड इज इट इज द लैंड ऑन द लिथोस्फीयर ह्यूमन बीइंग प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लिथोस्फीयर को हम बोलते हैं लैंड, और ये कैसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट एग्जिस्ट करते हैं यानी कि रहते हैं। इट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये कैसी क्रस्ट होती है? सॉलिड क्रस्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लैंड, और उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? ये आती है आपकी अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। एग्रीकल्चर सेटलमेंट, ह्यूमन बीइंग सेटलमेंट एंड प्लांट्स, एनिमल, ये सब हमारी लिथोस्फीयर लेयर पर ही रहते हैं। इन सबको हम इसकी वो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है। अगला पॉइंट है हमारा वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर एसेंशियल और सर्वाइवल ऑफ एवरी ह्यूमंस। वाटर किसके लिए जरूरी है? हमारे जीने के लिए। वाटर सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे जीने के लिए और एनिमल्स के लिए, यानी कि ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन तीनों के लिए ही पानी सबसे जरूरी होता है। द हाइड्रोस्फीयर कंटेन वाटर ऑन अर्थ, यानी कि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ में, यानी पृथ्वी का जो पानी का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और वो पानी हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, और आगे और क्या होता है? वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड एज वेल एज द एटमॉस्फेयर, यानी कि अंदर, पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है वो किसका है? हाइड्रोस्फीयर का है, क्योंकि पानी तो पृथ्वी के अंदर भी होता है ना, उसको हम बाहर निकालते हैं किसके? बोरेवेल के जरिए, तालाब के जरिए, वेल में खुदाई करते हैं तो कुआं बनाते हैं, उसके जरिए हम पानी को अपनी जरूरत के लिए बाहर निकालते हैं। लेकिन पानी नहीं कहाँ है? अर्थ के अंदर ही सरफेस, यानी कि पृथ्वी के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पर पानी पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर लेयर, है ना। थर्ड पॉइंट है आपका एयर, यानी कि हवा। एटमॉस्फेयर, एयर कहाँ पर होती है? हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है वो हवा से बना हुआ है। हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पे पूरा, वहाँ पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक हवा की लेयर बनी हुई होती है, जिसके जरिए उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी तरह तरह की गैसेस, डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। उसमें होती है आपकी ऑक्सीजन, जिसके जरिए आप सरवाइव करते हैं, जिसको आप ब्रीथ यानी कि सांस के जरिए आप अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि जो आपने सांस ली, आप सांस को जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके जरिए क्या होता है? उसके जरिए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं इन चीजों को लेके, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की पूरी लेयर होती है। एक क्या बोलते हैं? एक एलिमेंट सेट किया जाता है एटमॉस्फेयर को लेके। तो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर जो हवा है उसके आसपास का जो ब्लैंकेट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, व्हिच एनवेलप द अर्थ। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है, विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ, जो हमें लाइफ को सपोर्ट करने में यानी कि जीने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत सारी ऐसी और भी बहुत सारी तरह की गैसेस होती है जो हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये थे हमारे अबायोटिक
कंपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ living being are present up to height of 6 किलोमीटर in the atmosphere। ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर से 6 किलोमीटर की हाइट पर रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हमारे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। द लिविंग बीइंग ऑफ द बायोस्फीयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह? फर्स्ट है आपका प्रोड्यूसर ऑफ ऑट्रोस्फीयर, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ ऑट्रोस फर्स्ट, यानी कि इस तरह के लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड डायरेक्टली। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने फूड प्रिपेयर करते हैं खुद, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते। प्लांट्स किसके जरिए फूड प्रिपेयर करते हैं? सूर्य की किरणों के जरिए, मिट्टी के जरिए, पानी के जरिए। वो आप उनको जब मिट्टी में लगा देते हैं तो उनको फिर आपसे क्या, आप उन्हें खाना देते नहीं, क्योंकि वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। जो आपने साइंस में बहुत अच्छे से ये चीज को पढ़ा होगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं। इट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर ऑफ ऑट्रोफस। इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑट्रोफस। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं कंज्यूमर्स और हेटेरोफस। कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूड ह्यूमन बीइंग व्हिच डिपेंड ऑन अदर प्लांट एनिमल फॉर फूड। हम यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या करते हैं? हम अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और वो दूसरी चीज क्या होती है जिन पर हम डिपेंड होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। जैसे कि हमें खाना जो हम खाते हैं, व्हीट, राइस यानी अनाज है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा फूड होता है। मीट है, ये सब फूड है। लेकिन ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें क्रॉप्स से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। फॉरेस्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मेडिसिन पाई जाती है फॉरेस्ट में। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से, प्लांट से, ट्रीज से, ठीक है। मीट, फिश खाते हैं, वो बहुत, जो फिश में क्या होता है? बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, लोग फिश भी खाते हैं, मीट खाते हैं। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से, ठीक है। तो हम अपने जीने के लिए दूसरों पर, हम अपने जीने के लिए, अपने फूड सर्वाइवल के लिए हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जबकि प्लांट्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लांट्स हम पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमें अपने खाने के लिए, हमें अपने फूड के लिए डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। लेकिन सिर्फ हम नहीं, एनिमल्स भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स एनिमल पर डिपेंड करता है। आपने देखा एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाते हैं, है ना। तो वो प्लांट पर डिपेंड होगा। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, है ना। तो वो क्या करते हैं? वो खाते हैं मीट, यानी कि जो अपने से छोटे एनिमल होते हैं उनका मीट खाते हैं। तो वो एनिमल्स एनिमल पर भी डिपेंड होता है, एनिमल प्लांट पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के 2 पार्ट्स। अब हम बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि किस तरह से एक दूसरे से बायोटिक कंपोनेंट्स या किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, इस जो इंटरेक्शन बिटवीन होता है इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब व्हाट इज इकोसिस्टम? A system formed by the interaction of all living organisms with each other by physical and chemical of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमें क्या चीजें मिलती, जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि क्या प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब हम होते हैं लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन हम इस तरह से नहीं करते कि एक दूसरे को हाय हेलो बोलने वाली इंटरेक्शन नहीं करें, नहीं, इस तरह की इंटरेक्शन नहीं होती है। हमारे इंटरेक्शन का मतलब है जैसे कि हमें पानी, फॉर एग्जाम्पल हम
पानी खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पानी हमें मिला है नेचुरल, ठीक है। अब पानी है कहाँ? पानी है अर्थ की नीचे हिस्से में, अर्थ की नीचे, अर्थ जैसी अर्थ है, अर्थ के काफी नीचे पानी की मात्रा पाई जाती है। अब हमें वो पानी अगर चाहिए तो हम किस तरह से उस पानी को निकालें? हम बोरेवेल करते हैं, हैंडपंप्स वगैरह यूज करते हैं, मोटर वगैरह यूज करते हैं। हम उस पानी को अर्थ के ऊपर लेकर आते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ से पानी भी मिलता है, और पानी हमारे लिए कितना नेसेसरी है ये तो आप सभी को पता है। तो ये हमारी इंटरेक्शन हो गई नेचुरल चीजों से, कि जो हमें नेचुरली मिला है हम उसको अपने यूज के लिए बाहर कैसे लेके आते हैं, उसका किस तरह से यूज करते हैं, और किस तरह से उस चीज को अपने यूज के लायक बना सकते हैं। जैसे कि अर्थ में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और बहुत सारी गैसेस ये सब पाई जाती है अर्थ में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को कुछ मशीनों के, जो हमारे द्वारा बनाई हुई मशीनें होती हैं, उनके जरिए हम उन चीजों को बाहर निकाल के अपने यूज के लायक बना सकते हैं, उन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल ह्यूमन creation and activity. Not only humans have adapted to their physical environment, means they have also affect in both good and bad ways. In the past, यानी कि पिछले समय में human did not disturb their environment as they only had their basic and simple needs. पिछले समय में क्या होता था, यानी कि काफी पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम्स में ह्यूमंस क्या करते थे, वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते थे। मतलब किसी भी तरह का उनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो। वो बहुत ही बेसिक यानी कि बहुत कम चीजों में अपना जीवन जीते थे, अपनी लिविंग, अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। उनकी नीड्स बहुत बेसिक थी और बहुत ही सिंपल नीड्स थी, जिनको उनको पूरा करने के लिए उन्हें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। बट आज के समय में विद द expansion in popularity, human need to also increase, and thus this produce an adverse effect on the environment. For example, more forests were cleared to provide land and offer various human activities. आज के ज़माने में हमारी जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ क्या है, इसके जरिए जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है, नीड्स हमारी एडवांस हुई है। यानी कि पहले कैसी थी, सिंपल एंड बेसिक नीड्स थी ह्यूमंस की, अब हमारी नीड्स कैसी हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं हमारी नीड्स। तो उनको पूरा करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। एनवायरनमेंट में कई तरह की चेंजेस करते रहते हैं हम एनवायरनमेंट के साथ में। किस तरह की चेंजेस करते हैं, देखिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हम काट देते हैं और वहाँ पर एक क्या करते हैं, एक प्ले सरफेस यानी कि लैंड अरेंज कर लेते हैं। फिर उस लैंड को सोल्ड किया जाता है, वहाँ पर क्या बनती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, होटल्स बनते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स अपना मतलब फैक्ट्रीज बनवाते हैं, सब कुछ ये सब होता है उन लैंड्स पर। लेकिन फॉरेस्ट कटने से क्या होता है, नुकसान किसका होता है, नुकसान भी हमारा ही होता है, ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट कटने से जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इन सबको ही फेस करनी पड़ती है। तो ये हम एनवायरनमेंट के साथ करते हैं, लेकिन हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी नीड्स बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। जैसे कि आप क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, मोर एनिमल्स वर किल्ड, हम क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं अपनी जरूरतों के लिए। These led to the extinction of many species of plants and animals. जो एक प्लांट एनिमल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक सेट एलिमेंट्स होता है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। Deforestation has also led to global warming. और जब हम एनवायरनमेंट के साथ बैड बिहेव करते हैं, एनवायरनमेंट को छेड़ते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमें भी झेलने पड़ते हैं। और किसके रूप में झेलने पड़ते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, वॉल्केंस, ये सब के रूप में हमें उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा बाढ़ आ जाती है बहुत सारी जगहों पर, और बहुत सारी जगहों पर पानी बहुत तेज होता है, कहीं कहीं बिल्कुल पानी नहीं बरसता, सूखा पड़ जाता। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वहाँ पे ना ही कोई फसल होती है, ना ही लोग आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये होता किस वजह से, हमारे इन्वायरमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं, जो हमने किया है इन्वायरमेंट को, उसी के साइड इफेक्ट हमारे ऊपर ये होते हैं। Unhealthy environment, their need to save the environment for future generation is urgent. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का जो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको हमें
हमेशा सेव करना चाहिए, उसको हमें बेकार में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था हमारा ये चैप्टर अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, जिनके कुछ बॉडी कंपोनेंट थे, बायोटिक कंपोनेंट्स है और ह्यूमन एनवायरनमेंट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।